गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि जो आज हम बात करेंगे वो करेंगे ऑब्स्टिक एंड गायनेकोलॉजी के बारे में, जो जिसमें हम बात करते थे। पहले हम ऑब्स्टिक के बारे में बात करेंगे, फिर हम गायनेकोलॉजी के अंदर बात करेंगे। हम बात करते हैं कि जैसा कि आप लोगों को बताया जाता है कि ऑब्स्टिक का मतलब होता है कि कोई भी मदर जिसका क्या है, पहले से जो भी मदर है जो प्रेगनेंसी है और उस प्रेगनेंसी और उनसे रिलेटेड डिसऑर्डर की स्टडी करते हैं, उनको कहते हैं ऑब्स्टिक। और गायनेकोलॉजी का मतलब होता है कि जो भी फीमेल हैं जिनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और उनसे रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर होते हैं उनको क्या कहते हैं, गायनेकोलॉजी कहा जाता है। तो इन दोनों के बारे में जो स्टडी करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऑब्स्टिक एंड गायनेकोलॉजी। ऑब्स्टिक का मतलब है कि जिसमें भी मदर जो जितनी भी प्रेगनेंसी के दौरान उनके जितने भी डिसऑर्डर होंगे, प्रेगनेंसी से संबंधित हमें जितनी भी प्रेगनेंसी की स्टडी की जाती है, प्रेगनेंसी के साइन सिम्टम हैं, उनके जितने भी कॉजेज हैं, उनका जो भी साइन सिम्टम आएंगे, उनके जितने भी केयर दी जाएगी, वो सारा हम किस में बात करते हैं, ऑब्स्टिक में। गायनेकोलॉजी का मतलब है फीमेल, एक नॉर्मल फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उनसे रिलेटेड जो डिसऑर्डर हैं उनको हम क्या कहते हैं, गायनेकोलॉजी कहते हैं। चलिए इन दोनों डेफिनेशनों को हम लिख लेते हैं पहले। जैसे कि हम बात करते हैं हमारी क्या है, ओबीजी है, जिसमें से सबसे पहला हमारा वर्ड क्या आता है, ऑब्स्टिक आता है। जिसमें ऑब्स्टिक का मतलब क्या होता है कि इट इज अ मेडिकल, है ना, इट इज अब ब्रांच, ये क्या है, इट इज अब ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ये क्या है, एक मेडिकल साइंस की क्या होती है, ब्रांच होती है। ठीक है, मेडिकल साइंस की ब्रांच होती है। इन विच, जिसमें क्या होगा, इन विच जिसमें स्टडी, इन विच जिसमें डील विद स्टडी, स्टडी यहां से ध्यान रखना, स्टडी प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड डिसऑर्डर। प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर हैं उनके साथ में जो डील करने वाली हमारे मेडिकल साइंस की जो ब्रांच होगी उनको क्या बोला जाएगा, ऑब्स्टिक बोला जाएगा। ठीक है, अगली हम बात करते हैं जिसमें सारा देखना, प्रेगनेंसी के साइन सिम्टम है, कॉजेज है, कारण है, मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट है, सारी स्टडी करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ऑब्स्टिक बोलते हैं। अगला गायनेकोलॉजी, मैंने क्या कहा था कि एक फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उनसे रिलेटेड डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, उनको गायनेकोलॉजी। चलिए अगली बात हम क्या करते हैं, गायनेकोलॉजी। अगली हम बात क्या करते हैं, गायनेकोलॉजी। ये क्या आती है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस इन विच डील विद फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है एंड उसके उससे रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर हैं उनकी स्टडी करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, गायनेकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये तो हमारी नॉर्मल जो डेफिनेशन थी ऑब्स्टिक एंड गायनेकोलॉजी, उनके बारे में बात की थी। अब हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो कर रहे हैं कि जितनी भी प्रेगनेंसी से संबंधित बात करेंगे तो उससे पहले एक मदर के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल आना भी एक बहुत ज्यादा जरूरी है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल आएगी तभी ओवम जो आएगा और तभी हमारे फर्टिलाइजेशन होगा, तभी प्रेगनेंसी होगी, तभी उनके साइन सिम्टम आएंगे, तभी उनका जो मैनेजमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे और तभी उनसे रिलेटेड डिसऑर्डर होगा, उनको ही हम ऑब्स्टिक कहते हैं। तो सबसे पहले जो हमने बात करते हैं उनके बारे में, किसके बारे में बात करेंगे अभी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में। मुझे बताओ मेंस्ट्रुएशन साइकिल का मेन पर्पज क्या है। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आएगी उनका मेन पर्पज क्या होता है, ओव्यूलेशन करवाना। क्या करवाना है, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन किसको बोलते हैं,
कि ओवरी से ओवम का फेलोपियन ट्यूब में आना। ओवरी से जो ओवम है वो फर्टिलाइज जो फेलोपियन ट्यूब में आना क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन कहलाता है। अब हम बात करते हैं, इनके अंदर भी अलग अलग है। जैसे देखिएगा, जो ओवम होता है वो आता कहाँ से? ओवरी से। तो उसको जो ओवरी से आएगा, ओवम जो है वो हमारे कहाँ से आएगा? ओवरी से आएगा, इसलिए उसको ओवरियन साइकिल कहते हैं। और दूसरी बात, जो ब्लीडिंग होगी वो ब्लीडिंग कहाँ से होगी? हमारे जो मदर का जो यूट्रस है, यूट्रस से होगा, इसलिए उसको क्या कहते हैं? यूट्राइन साइकिल। चलिए इन दोनों चीजों को लिख देते हैं। देखिएगा, मैंने अभी क्या बोला, अभी जो मैंने बातचीत की है उनकी बातचीत करते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारी डेफिनेशन हो गई। और अगली जो मैंने अभी बोला है वो क्या बोला कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, एमसी साइकिल है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल का पर्पज क्या है? पर्पज ऑफ ओव्यूलेशन। क्या करवाना? ओव्यूलेशन का। अब ओव्यूलेशन करवाता है तब दो घटनाएं होती है, दो समस्याएं आगे आती है। दो जो है क्या होता है? पहला जो होता है ओवम आता है, वो आता कहाँ से है? ओवरी से आता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ओवेरियन साइकिल। इसको क्या कहते हैं? ओवेरियन साइकिल। और दूसरी बात यहाँ पे मैंने क्या कहा था? ब्लीडिंग होती है, और जो ब्लीडिंग होती है वो कहाँ से होती है? यूट्रस से आता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? यूटेराइन साइकिल। ठीक, यूटेराइन साइकिल। मुझे बताओ, ओनली फॉर किसी फीमेल को ब्लीडिंग होती है तो उसको साइकिल बोल देंगे? नहीं, इसमें क्या भी होना चाहिए? ओवम भी डिस्ट्रॉय होते हुए बाहर आना चाहिए, तब उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। ऐसे नॉर्मल फीमेल के हरेक के क्या होती है? ब्लीडिंग आती रहती है। क्या प्रेगनेंसी के अंदर भी कुछ न कुछ समस्या होती रहती है? यूट्रस से ब्लीडिंग आएगी, क्या उसको बोल देंगे? नहीं। साथ में ब्लीडिंग जो यूट्रस से आते हुए उसका ओवम जो है ओवेरियन साइकिल भी होना जरूरी है। ओव्यूलेशन होना और ओवियम जो है डिस्ट्रॉय होते हुए साथ में आएगा, तभी हम क्या कहेंगे? मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ऐसे नॉर्मल जो घटनाएं होती है, नॉर्मल यूट्रस से आएगा वो यूट्राइन साइकिल। यूट्राइन साइकिल और ओवेरियन साइकिल दोनों ही मिलेगी तब मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट होगी, अन्यथा पूरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। जो आगे हम बात करते हैं, तो अभी नॉर्मली एक बार हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल को पढ़ लेते हैं ताकि आगे की समस्या हमारे सामने नहीं आए। ठीक, अभी हम बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में। ठीक, देखिएगा, मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है उसको एमसी साइकिल कहते हैं। और हर फीमेल के अंदर ये 28 डेज में क्या रहती है? साइकिल कंप्लीट होती रहती है और दूसरी नहीं आती रहती है। और इनके अंदर जो अलग अलग फेज होते हैं, अलग अलग फेज के अंतर्गत आता है। जैसे कि सबसे पहली जो फेज आती है वो मेंस्ट्रुएशन फेज आती है, जो 1 से 5 दिन तक चलती है। 1 से 5 दिन तक उसकी साइकिल चलती है। तो 1 से 5 दिन में क्या होगा? जो भी हार्मोन है वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। जितना एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, वो सब लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। इसलिए मदर को क्या होने लग जाती है? ब्लीडिंग होने लग जाती है। दूसरी बात, जब तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम नहीं होता है तब तक ब्लीडिंग नहीं आती है, ध्यान रखना। तो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम होता है तब उस मदर के अंदर ब्लीडिंग आने लग जाती है। और ये घटना लमसम आपके 1 से 5 दिन चलती है। फिर 5 से लेकर के आपको 14 डे तक जो हमारे अगली फेज आती है, जिसको हम प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर क्या होता है कि वापस जो साइकिल तो आ गई, अब वापस नई अगली साइकिल के लिए क्या होता है? तैयार होना स्टार्ट होता है। जहां पर वापस जो भी हमारी बात कर रहे थे, जितने भी हमारे जो नुकसान हुआ है, वापस जो फॉलिकल है वो स्टिमुलेट होते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेट होकर के फॉलिकल तैयार होते हैं। फॉलिकल जो एक मैच्योर फॉलिकल बनता है, जिसको हम ग्रेपियन फॉलिकल कहते हैं। ग्रेपियन फॉलिकल में से जो वो बाहर जो ओवम निकल जाता है, पीछे जो बचता है उसको कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। ये सारी घटना जो बनेगी ये हमारे प्री लिबरेटिव फेज के अंदर बनेगा। फिर अगली जो हमारी आती है जिसको हम ल्यूटियल फेज कहते हैं, जिसको हम कहते हैं लूट गया, जो कार्पस ल्यूटियम जो हमारा ग्रेपियन फॉलिकल लूट गया और कार्पस ल्यूटियम बन गया। और फिर अब इस फेज के अंदर क्या होगा कि कार्पस जो ल्यूटियम है वो अपने हार्मोन सिक्रेशन करेंगे। ज्यादातर मैक्सिमम हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरोन करेगा, एस्ट्रोजन करेगा और इनिबिन हार्मोन करेगा।
और इन्हीं हार्मोन की वजह से हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब तक हाई लेवल पे रहेगा तब तक अगली नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आएगी। फिर इन्हीं के अंतर्गत यहाँ पे ये जो होता है ये 14 से लेकर के 26 डे तक रहता है। और फिर 26 से 28 मतलब 27 और 28 2 दिन पहले प्री मेंस्ट्रुअल फेज आती है, जिसमें ये डिसाइड हो जाता है कि स्पर्म आया है तो फर्टिलाइज हो गई तो अगली नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आएगा। यदि फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो अगली मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए क्या हो जाएगी, फंक्शनल लेयर जो है हमारे एंडोमेट्रियम की फंक्शनल लेयर है वो सेट डाउन होने स्टार्ट हो जाएगी और अगला मेंस्ट्रुएशन साइकिल वापस दोबारा आ जाएगा। तो इस जो कहानी है ये पूरी कहानी अभी लिख रहे हैं। चलिए फेज के अंदर बात करते हैं। तो देखिएगा फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल की अलग अलग फेज होती है, जिसमें मैंने सबसे पहले फेज का नाम बताया जिनको हमने क्या कहा, मेंस्ट्रुअल फेज। सबसे पहली कौन सी आती है, मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि कितनी चलती है 1 से 5 डे। ठीक, 1 से 5 दिन तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है और 1 से 5 दिन के अंदर मुझे बताओ ये जो आपका मदर का जो यूट्रस है, ये हम बात करते हैं इस तरीके से, जो ये फेलोपियन ट्यूब है और ये फेलोपियन ट्यूब से हैं और यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये देखिएगा ये जो है यहाँ पे ये यूट्रस है और यहाँ पे ये वेजाइना है और ब्लीडिंग हो। अब देखिएगा हम बात करते हैं 1 से 5 दिन के अंदर क्या होगा। 1 से 5 दिन के अंदर 1 से 5 डे 1 to 5 डे दिन क्या होगा, साइकिल चलेगी, ब्लीडिंग होगा। अब ब्लीडिंग किस लिए हो रहा है, क्योंकि यहाँ से जो फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ से जो ओवरी है वो फेलोपियन ट्यूब ओवरी में आ गया और यहाँ पे आते हुए ये ओवम कह दिया कि साहब हम फर्टिलाइज नहीं हुए हैं तो ये यहाँ आ जाइए। अब हमारी जो यूट्रस है, यूट्रस की सबसे इनर लेयर जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, बीच वाली मायोमेट्रियम, बाहर वाली पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम्स की दो लेयर होती है, एक तो फंक्शनल लेयर और दूसरी हमारी बेसिक लेयर। तो देखिएगा बेसिक लेयर तो जैसी थी वैसी वैसी बनी रहेगी, लेकिन जो फंक्शनल लेयर है, जो ये फंक्शनल लेयर है, ये फंक्शनल लेयर क्या हो जाएगी, ये जो है फंक्शनल लेयर क्या हो जाएगी, सेट डाउन होने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये जो सेट डाउन होने स्टार्ट हो जाएगी और जो सेट डाउन होना स्टार्ट हो जाती है तो यहाँ पे देखिएगा फिर ये धीरे 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 ये फंक्शनल लेयर क्या हो जाएगी, टूटना स्टार्ट हो जाएगी, सेट डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। देखिएगा ये फंक्शनल लेयर, ये डिसाइड किस पे होता है, ये हम डिसाइड ये करते हैं कि ओवम जो है फर्टिलाइज हो गया है तो नहीं होगा, वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लेवल होना कम हो जाता है। तो देखिएगा ऑल हार्मोन लेवल मुझे बताओ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ना, सारे हार्मोन लेवल डिक्रीज हो गए। अब मुझे बताओ हार्मोन सब डिक्रीज हो गए तो क्या यहाँ पर बताओ, यहाँ पे हम बात करते हैं अगली, क्या यूट्रस की जो फेलोपियन ट्यूब है वो सेट डाउन होने लगी, तो द यूटेराइन इनर लेयर, इनर जो लेयर है, इनर लेयर कौन सी, फंक्शनल लेयर, फर्स्ट में लिख देना फंक्शनल लेयर, फंक्शनल जो लेयर है वो क्या होने लग जाएगी, सेट डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जो सेट डाउन होना स्टार्ट हो गई ये क्या हो जाएगी, सेट डाउन होना स्टार्ट हो गई, धीरे धीरे जो है वो झड़ना स्टार्ट हो गई, टूटना शुरू हो गई और सारे हार्मोन लेवल कम हो गए। तो मुझे बताओ अब जो यहाँ से जो ब्लीडिंग होती है, जो ब्लीडिंग होगी, जहां पे ब्लीडिंग होती रहेगी वो 1 से 5 दिन होता रहेगा और उसको हम कौन सा फेज कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन फेज कहते हैं। यहाँ पे मोस्टली हमारे हार्मोन सब कम होते हैं और यूट्रस की फेलोपियन ट्यूब से यहाँ से क्या होता रहेगा, ये ब्लीडिंग होती रहती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक, अगली बात करते हैं, अगली हमारी जो फेज आएगी वो अगली फेज कौन सी है, जिनका नाम हमने बात किया, तो अगली फेज हमारी कौन सी होगी, यहाँ पे देखिएगा अगली हमारी फेज आती है जिनको हम क्या कहते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज। अगली हमारी फेज कौन सी आएगी, प्रोलिफरेटिव फेज। अब मुझे बताओ प्रोलिफरेटिव फेज का मतलब क्या है, कि एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट हो गई, ब्लीडिंग हो गया, अब वापस भी तो अगले जो अगली साइकिल के लिए वापस क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, तैयार होना शुरू हो जाएगा। अब तैयार होने से शुरू होगा तो यहाँ देखिएगा, यहाँ से ये जो आपकी ओवरी है, इस ओवरी को मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या करता हूँ, जूम कर रहा हूँ।
यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपकी जो ये ओवरी है इसको मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, जूम इन कर देता हूँ ताकि आप आराम से इसको देख सकते हैं। देखो यहाँ पे जो है ये देखिएगा, यहाँ पे यहाँ बना देते हैं ना, देखिए ये जो ओवरी है, ये ओवरी आपका क्या कर देते हैं, बड़ी बना देते हैं। और इनमें से ये देखिए ऊपर की तरफ जा रही है वो क्या हमारी फेलोपियन ट्यूब है। ठीक, अब देखिए मुझे बताओ, जो प्रोलिफरेटिव फेज होगी उस दौरान सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण हार्मोन होता है वो हमारा, सबसे पहले तो देखिएगा जैसे ही फीमेल क्या होती है, किसमें आ जाती है, प्यूबर्टी में आ जाती है। किसमें आ जाती है, जब भी फीमेल क्या आ गई प्यूबर्टी में आई है, तो सबसे पहले जो हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो हार्मोन कौन सा सिक्रेशन करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा, गोनाडोट्रोपिन जो रिलीजिंग हार्मोन है उसको सिक्रेट करेगा। अब ये हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को कह रहा है कि कौन से हार्मोन को निकालने के लिए, एफएसएस, कौन सा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है वो हार्मोन निकालने के लिए बोल रहा है। अब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो आएगा, ये मुझे बताइए क्या करेगा, नाम में क्या लिखा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। अब मुझे बताओ, ये ओवरी के अंदर आएगा और ब्लड से घूमता घूमता ओवरी के पास आएगा और ओवरी को क्या कहेगा, इन फॉलिकल को क्या कर दीजिए, स्टिमुलेट कर देगा। ये जो फॉलिकल है ये धीरे धीरे क्या होंगे, स्टिमुलेट होंगे। अब मुझे बताओ, जब फॉलिकल स्टिमुलेट होंगे, फॉलिकल स्टिमुलेट हो गया किसके द्वारा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब मुझे बताइए, ये फॉलिकल जो स्टिमुलेट हुआ है, इन फॉलिकल से कौन सा हार्मोन निकलेगा, इन फॉलिकल से हमारा जो हार्मोन निकलेगा, जिनका बात हम कर रहे हैं, कौन सा निकलेगा, एस्ट्रोजन। कौन सा निकलेगा, एस्ट्रोजन। ये जो फॉलिकल है, इन्हीं फॉलिकल के अंदर जो है, ये धीरे धीरे फॉलिकल धीरे धीरे डेवलपमेंट होता रहेगा। इन फॉलिकल को इन्होंने स्टिमुलेट हार्मोन कहते हैं, फॉलिकल जो स्टिमुलेट कर दिया। अब ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है, ये हमारे जो फॉलिकल होते हैं उनकी इनर लेयर पे काम करता है। किस पे काम करता है, जो इनर लेयर होती है उनके ऊपर काम करता है हमारा कौन सा, एस्ट्रोजन हार्मोन। और एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट या रिलीज कहां से हुआ था, ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन, कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो रिलीज हुआ है वो फॉलिकल से हुआ है। किससे हुआ है, फॉलिकल से जो हार्मोन रिलीज हुआ है उनको क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं। ये क्या करेगा, जो हमारी फॉलिकल है उसके इनर लेयर पे काम करेगा। अब मुझे बताओ, इनर पे काम करेगा तो ये धीरे धीरे ये फॉलिकल जो इमेच्योर थे, ये अब क्या हो जाएंगे, फॉलिकल स्टिमुलेट होने से और एस्ट्रोजन हार्मोन आने से ये क्या कर देंगे, अब इसको मैच्योर कर देंगे। दूसरी बात, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा, हमारी जो एंडोमेट्रियम है, जो उस एंडोमेट्रियम को क्या कर देगा, उस एंडोमेट्रियम की ग्रोथ स्टार्ट करवा देगा। ये क्या कर देगा, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवा देगा। जो मैं घटना बोल रहा हूँ सारा याद रखना। तो प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर जो प्यूबर्टी आती है और यहाँ पे हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट होता है, और उसके द्वारा जो फॉलिकल जो होते हैं वो धीरे धीरे हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए है, रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या कर देगा, ग्रोथ कर देगा। एंडोमेट्रियम की क्या करा देगा, ग्रोथ करवा देगा। सब ठीक काम करवा रहा है। अब एंडोमेट्रियम जो लेयर थी, इनकी देखिएगा वापस से तैयार हो गई है। एंडोमेट्रियम वापस क्या हो गई, तैयार हो गई है। और ये जो है यहाँ पे देखिएगा, ये फॉलिकल थे, ये फॉलिकल पूरी तरीके से तैयार होकर के एक बड़ा सा फॉलिकल बन गया, ये मैच्योर फॉलिकल बन गया। और इस मैच्योर फॉलिकल को हम क्या कहते हैं, ग्रेपियन फॉलिकल। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेपियन फॉलिकल। ये ग्रेपियन फॉलिकल किसको बोलते हैं, मैच्योर जो फॉलिकल होंगे। अब मुझे बताओ, यहाँ पे इन मैच्योर फॉलिकल के अंदर जो ये छोटे छोटे जो इमेच्योर फॉलिकल्स हैं, वही मिलकर के एक बनाया था बड़ा, और बाकी वाले जो इमेच्योर ही रहते हैं। ये मैच्योर जो फॉलिकल बना है, इन्हीं को हमने क्या बोला, ग्रेपियन फॉलिकल। और इनके अंदर छोटे से जो ओवम है उनको हम कौन सा कहते हैं, प्राइमरी ओसाइड्स। क्या कहते हैं, ओसाइड्स। ओसाइड्स किसको बोलते हैं, जो हमारे जो ओवम है उसको क्या कहते हैं, ओसाइड्स कहते हैं। सेल ही तो है। तो प्राइमरी ओसाइड्स है जो अभी भी ग्रेपियन फॉलिकल के अंतर्गत प्रेजेंट है, जो ओवरी के अंदर है। ओवरी के अंदर प्रेजेंट जो ओवम होता है उसको हम प्राइमरी ओसाइड्स कहते हैं, ठीक है ना, ओवरी के अंदर।
अब यहाँ पे देखिए, ये प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर ये घटना हो रही है। एंडोमेट्रियम क्या कर रहा है, यहाँ जो हमारे एंडोमेट्रियम लेयर है उसको एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, मजबूत बना रहा है कि आगे जो है क्या पता यदि स्पर्म आ जाए तो मदर और ओवम और स्पर्म फर्टिलाइज हो जाए और मदर को प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो जाए, तो उनके लिए इन्होंने क्या कर दिया है, इनको तैयार कर दिया। अब इनको तैयार करने के बाद में आगे जो काम करता जा रहा है, आगे जो काम करेगा वो क्या करेगा, अब जब ये तैयारी हो गई, अब यहाँ पे ये तैयारी हो गई, अब यहाँ पे हमारा ग्रेवियन फॉलिकल बन गया। अब ध्यान रखना, अब ध्यान रखना, इसी प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर, इसी प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर हमारा क्या होगा, एलएस सर्ज होगा। ये ध्यान रखना, ये बहुत सारों को कंफ्यूजन। एलएस सर्ज का मतलब क्या होता है, एलएस जो है तैयार हो रहा है। एलएस सर्ज हमेशा ध्यान रखना, जो अगला सिक्रेटरी फेज आता है ल्यूटियल फेज से जस्ट 32 से 36 घंटे पहले स्टार्ट हो जाता है। एलएस सर्ज स्टार्ट कब होता है, 32 से 36 घंटे पहले एलएस सर्ज होना स्टार्ट हो जाता है। और एलएस सर्ज होता कब है, वो एंड कब हो जाता है, स्टार्ट तो 32 से 36 घंटे पहले स्टार्ट होता है, लेकिन उसका एंड कब होता है, 10 से 12 घंटे पहले। कब, जब अगला जो ल्यूटियल फेज आती है उनसे पहले उसका क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। अब मुझे बताओ एलएस सर्ज कब स्टार्ट हुआ, एलएस सर्ज जो हुआ वो स्टार्ट हो गया 32 से 36 हॉर्स बिफोर, बिफोर कब, ओव्यूलेशन से। ओव्यूलेशन स्टार्ट होने से पहले एलएस सर्ज होता है, ठीक है। और बात करते हैं एंड कब होगा, एंड कब होगा, एंड हमारे जब होगा जब 10 से 12 हॉर्स बिफोर, किससे पहले होगा, हमारा जो ओव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन होने से पहले 10 से 12 घंटे पहले ये क्या होता है, एलएस सर्ज स्टार्ट हो जाता है। और उससे पहले यहाँ पे क्या हो जाता है इनके अंदर, जब हम बात करते हैं ओव्यूलेशन से पहले, तो जो ओव्यूम बाहर आएगा और फैलोपियन ट्यूब में आएगा उससे पहले एलएस सर्ज होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कब होगा, जब एस्ट्रोजन हार्मोन कम होगा। एस्ट्रोजन हार्मोन कम होगा, इसका मतलब आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि अब जैसे मान लीजिएगा एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो रहा है, तो आपका एफएसएस हार्मोन को भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि और फॉलिकल नहीं बनाना है। अगला जो हमारा, जैसे ही इन्होंने कहा कि ब्लड में देखा तो एस्ट्रोजन हार्मोन पहले हमारा जो आ रहा था तब वो बन रहा था, और जितना ही ज्यादा ज्यादा बनता गया, तो जैसे ही हमने वापस जो फीडबैक मिला वो हमारे को, और जैसे ही वापस कम हो रहा है। और एलएस सर्ज जो होता है, वो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता है, एफएसएस होता है, एलएस होता है, तो ये एलएस जो सर्ज है ये 32 से 36 घंटे पहले, मतलब जो 12वें दिन से 13वें दिन पे, 12वें दिन पे ये एलएस सर्ज स्टार्ट हो जाता है। और कंप्लीट कब होता है, जब 14 डे पे, 14वें दिन पे। और ये जो प्रोलिफरेटिव फेज होती है ये कब से स्टार्ट हुई, 5 डे से 14 डे, 5 डे से 14 डे कब होती है, 5 डे से लेकर के 14 डे। अब मुझे बताओ 5 डे से 14 डेज का मतलब, ये जब एलएस सर्ज होगा, एलएस सर्ज स्टार्ट कब होता है, स्टार्ट कब हो गया, 32 से 36 हॉर्स, 32 से 36 हॉर्स बिफोर ओव्यूलेशन। और एंड कब होगा, 10 to 12 हॉर्स बिफोर ओव्यूलेशन। अब एंड हो रहा है, तब यहाँ मुझे बताओ ये जो एक्ट करेगा, एलएस सर्ज का मतलब होता है कि ये एक्ट करेगा, और इसका एक्शन किस पे होगा, पहले सर्ज का जो एक्शन होता है वो किस पे होता है, एक्शन ऑन किस पे, जो रेवियन फॉलिकल है, जो फॉलिकल होते हैं उनके ऊपर, फॉलिकल के आउटर लेयर पे, फॉलिकल के इनर लेयर पे एक्शन कौन कर रहा था, एस्ट्रोजन। याद रखना ये चीज, इनर लेयर पे एस्ट्रोजन काम करता है और आउटर लेयर पे काम कौन कर रहा है, हमारा ये एलएस काम कर रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन काम कर रहा है। अब मुझे बताओ ये जो फॉलिकल है इनके ऊपर काम करेगा, ये जो पहले मैच्योर बना था इनके ऊपर काम करेगा, तो मुझे बताओ इसको तोड़ने का काम कर रहा है, इसको तोड़ने का काम कर रहा है। और इनमें से फिर क्या कर देगा, ये एलएस सर्ज होते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो प्राइमरी ओसाइट्स था ये भागते भागते बाहर किस साइड जा रहा है, फैलोपियन ट्यूब की साइड, फैलोपियन ट्यूब की तरफ जा रहा है, जिनको हम प्राइमरी ओसाइट्स, अब नाम चेंज होकर के जो उसका नाम क्या हो जाएगा, ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं, इनका नाम क्या हो गया, सेकेंडरी ओसाइट। क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ओसाइट। अगला हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ओसाइट।
अब मुझे बताओ, ओवम था वो बाहर चला गया और हमने बात क्या कर दी, सेकेंडरी ओसाइट। इनके साथ ही ये प्रोलिफरेटिव फेज आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अगली अभी हम बात करते हैं, अगली हमारी कौन सी आती है, ल्यूटियल फेज, जिसको हम ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज कहते हैं। जो सिक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज के अंदर क्या होगा, जो ये ओवम था ये बाहर चला गया, अब ये ग्रेवियन फॉलिकल है, ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, कार्पस ल्यूटियम के अंदर। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका कार्पस ल्यूटियम के अंदर हो जाता है। यह जो कार्पस ल्यूटियम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ध्यान रखना, अब कार्पस ल्यूटियम जो है वो 3 हार्मोन सिक्रेट करता है। कौन सा, एक तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एक एस्ट्रोजन हार्मोन, एक इनिबिन हार्मोन। ये कौन सा, इनिबिन हार्मोन, जो तीनों हार्मोन सिक्रेट करेगा। अब जब भी देखिएगा कंडीशन देखा जाता है कि आपको पता होगा ओवम की लाइफ स्पेन कितनी होती है, ओवम की लाइफ स्पेन 12 से 24 आवर्स होती है। कितनी होती है, 12 से 24 आवर्स उसकी क्या होती है, लाइफ स्पेन होती है। अब यदि वहां तक यदि इसको स्पर्म मिला तो फर्टिलाइज हो जाएगा, और फर्टिलाइज हो गए तो आपको ध्यान है कि ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेंटेन रह जाएगा, वो हाई लेवल में रहेगा। तो मुझे बताओ क्या इस कंडीशन में फंक्शनल लेयर शट डाउन होगी, नहीं होगी। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हाई लेवल पे रहा, एस्ट्रोजन लेवल भी हाई लेवल पे रह रहा है, तब तक हमारी बात करते हैं, तब तक ये सारे रह रहे हैं, और इसमें यहाँ पे कोई भी शट डाउन नहीं हो रहा। और यदि मान लीजिए यहाँ पे ऐसा ना हो करके, यदि मान लीजिए यहाँ पे आपको नहीं मिला इसको, तो ये धीरे धीरे आपका क्या होने लग जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये धीरे धीरे यदि स्पर्म नहीं मिला तो ओवम भी क्या होने लग जाएगा, धीरे धीरे शट डाउन होने स्टार्ट हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा, और फंक्शनल लेयर भी टूटना ही प्रारंभ हो जाएगा। और ये सारी की सारी घटना किसमें होगी, प्री मेंस्ट्रुअल। तो आगे जो बात करते हैं, अगली हमारी कौन सी आती है, यहां तक देखिएगा, ये तो हमारे को प्रोलिफरेटिव फेज होगी, यहाँ से ये बाहर निकालने के लिए तैयार कर रहा है, एक्शन कर दिया। अगली जो हमारी थर्ड जो फेज होगी, उस थर्ड फेज का नाम क्या है, देखिए अगली जो होती है वो हमारी फेज कौन सी है, ल्यूटियल फेज। अगली हमारी फेज कौन सी है, ल्यूटियल फेज, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, सिक्रेटरी फेज। ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज। अब मुझे बताओ ये कितने दिन तक चलेगी, ये चलेगी हमारे 14 से लेकर के 26 डे तक। कितने, 26 डे तक, क्योंकि 2 दिन तो हम प्री मेंस्ट्रुअल फेज में लगा देंगे। यहाँ पे अब इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेफियन जो फॉलिकल था, ग्रेफियन फॉलिकल से क्या बन जाएगा, कार्पस ल्यूटियम। ल्यूटियम जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ये देखो यहां से ये जो ग्रेफियन फॉलिकल था इसको ओवम बाहर निकल गया, तो ये जो खाली है इनको हम क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम। इसको क्या कहते हैं, ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम। ये कार्पस क्या बना दिया, ल्यूटियम, मतलब लूट गया। किसने लूट लिया, ओवम बाहर निकल गया, जिसको प्राइमरी ओसाइट था वो सेकेंडरी ओसाइट में बन गया। ये देखिए सेकेंडरी ओसाइट बन गया। अब यहाँ पे हमारा जो है सेकेंडरी ओसाइट बन जाता है, जिसको हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। तो ग्रेवियन फॉलिकल से कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कब होगा, हमारा जो सिक्रेटरी या जो ल्यूटियल फेज थी इसके अंदर हो जाएगा। दूसरी बात, अब यहाँ पे ये कंडीशन होते हुए इनके द्वारा जो हार्मोन भी सिक्रेशन होगा वो भी आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सा है, एक तो हमारा कौन सा प्रोजेस्टेरोन है, दूसरा कौन सा है, एस्ट्रोजन है, और थर्ड हमारा कौन सा है, इनहिबिन। ठीक, और यहाँ पे हमारा जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होगा वो काम क्या करेगा, इसका काम क्या, देखो एस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या था, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवाना। लेकिन एंडोमेट्रियम को न्यूट्रिशन कौन देगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एंडोमेट्रियम को न्यूट्रिशन कौन दे रहा, प्रोजेस्टेरोन। तो एंडोमेट्रियम न्यूट्रिशन सप्लाई बाय किसके द्वारा, प्रोजेस्टेरोन के द्वारा। ठीक, और ध्यान रखना अब इसी हार्मोन को हम प्रेगनेंसी होल्डिंग हार्मोन के नाम से, वेरी वेरी स्टार मार्क लगा दीजिएगा। जो प्रेगनेंसी होल्डिंग हार्मोन, प्रेगनेंसी होल्डिंग हार्मोन, प्रेगनेंसी होल्डिंग जो हार्मोन है वो हमारा कौन सा है, प्रेगनेंसी होल्डिंग हार्मोन, वो भी हमारा कौन सा, प्रोजेस्टेरोन है। ध्यान रखना यहाँ प्रेगनेंसी होल्डिंग हार्मोन भी कौन सा, हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है।
और इन्हीं के द्वारा प्रेगनेंसी होल्ड होती है और ये सारी काम होते हुए इन्होंने करता है। यदि मान लीजिएगा ये ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तो यहाँ पे ये कार्पस ल्यूटियम धीरे धीरे हार्मोन क्या कर देगा, कम कर देगा और ये कार्पस ल्यूटियम जो है वो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, कार्पस एल्बिकेंस किसमें हो जाएगा। यहाँ पे हम ध्यान रखते हैं जो ये कार्पस ल्यूटियम है वो अभी ध्यान रखें अगले फेज में होगा। यहाँ तक ये तो हमारे हो गई कंप्लीट। फिर हमने बात कर रहे हैं अगली हमारी जो फेज आती है जिनका नाम क्या है, प्री मेंस्ट्रुअल फेज। अगली हमारी क्या आती है, प्री मेंस्ट्रुअल फेज। अगली हमारी कौन सी आती है, प्री मेंस्ट्रुअल फेज। ये कब तक चलेगी, 22 से 28 डे। अब देखिए जो प्री मेंस्ट्रुअल फेज होती है इसके अंदर क्या होगा, जो कार्पस ल्यूटियम है यदि ओवम वगैरह नहीं मिला है तो सारी जो काम है वो नहीं हो पा रहा है। 14 डेज से हमने देख लिया तो हम यहाँ पे अभी ये क्या करेगा, अब यहाँ पे ये होगा कि जो कार्पस ल्यूटियम है, कार्पस जो ल्यूटियम है, कार्पस जो ल्यूटियम है, कार्पस जो ल्यूटियम है वो कन्वर्ट इन कार्पस किसमें, एल्बिकेंस। अब देखिए यहाँ पे ये जो बनेगा इसको हम क्या कहते हैं, कार्पस एल्बिकेंस। अरे कार्पस एल्बिकेंस जो होता है कन्वर्ट व्हेन, जब कब होगा, ये कब होगा, व्हेन जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तब, व्हेन जब कैन नॉट ओवम फर्टिलाइज, जब क्या नहीं हो रहा है, फर्टिलाइज नहीं हो सकता है, ओवम फर्टिलाइज नहीं हो सकता है, तब हमारा क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। कार्पस जो आपका ल्यूटियम था वो कार्पस एल्बिकेंस के अंदर जो डिस्ट्रॉयड या डेड बॉडी जैसी होती है, ये कैसा होता है, डेड बॉडी जैसी होती है। अब इसी के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगी सेट डाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम। अब देखिएगा सेट डाउन, जो सेट डाउन होना ऑफ फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की जो फंक्शनल लेयर है वो, बेसल लेयर नहीं, एंडोमेट्रियम की जो फंक्शनल लेयर है वो शट डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा और ओवम जो है, ओवम भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो ओवम था वो भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय, जो ओवम था वो भी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगा। और मुझे बताओ ओवम और ये सारी शट डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, और स्टार्ट हुआ है, हुआ नहीं, स्टार्ट हुआ है, ये शट डाउन होना स्टार्ट हो गया, ओवम शट डाउन होना स्टार्ट हो गई। और इसके साथ ही फिर ये जो है प्री मेंस्ट्रुअल फेज जब यहाँ पे होती है फिर वापस अगली हमारी कौन सी आ जाएगी, मेंस्ट्रुअल फेज आ जाएगी। ये इस तरीके से जो ये साइकिल है ये हमेशा वो हमेशा क्या रहेगा, इसके अंदर 28 डे में वापस रिपीट होती है। ये हर दिन, हर जो ये हर मंथ में क्या रहेगा, 28 डे में रिपीट होता रहेगा। दूसरी बात हमेशा ध्यान रखना, एक फीमेल जो होती है जब भी वो इब्रिटी में होती है तब उस समय उसमें ओवम कितने होते हैं, 400 होते हैं, 400 ओवम होते हैं। अब यदि मान लीजिएगा हर मंथ, हर 28 डे पे एक ओवम डिस्ट्रॉय हो रहा है तो एक 1 ईयर के अंदर कितने हो जाएंगे, 13 जो ओवम है वो हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली हम बात करते हैं ये जो 400 जो ओवम है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, आपके 30 ईयर के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे पहली जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है उसको हम क्या कहते हैं, मिनार्की कहते हैं, और सबसे लेस्ट जो साइकिल आती है उसको क्या कहते हैं, मेनोपॉज के नाम से जानते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखना, ये भी बात मैं अभी कर रहा हूँ, जो जो बोला हूँ अभी लिख लेते हैं एक बार क्योंकि फिर बहुत ज्यादा बोल दिया जाएगा। यहाँ ध्यान दी, अब देखो हम बात कर रहे थे, ये हमारी पूरी साइकिल हो गई है, इसके बारे में जान लिया गया है, इमेज भी बता दी गई है आपको। चलिए अब हम बात कर रहे था मैं कि जो एक फीमेल की लाइफ स्पेन में पूरी जो उनकी जब साइकिल स्टार्ट होती है वहां से लेकर के अलग अलग जो बात कर रहे थे, अब रिलेटेड हम बात किससे कर रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल से। अब देखो एक फीमेल जो होती है वो जब प्यूबर्टी में आती है क्या करती है, प्यूबर्टी में आती है, प्यूबर्टी के दौरान उनके पास कितने ओवम होते हैं, 400 ओवम प्रेजेंट होते हैं।
और हर 28 डे पे, एवरी 28 डे पे एक ओम क्या होता रहता है, डिस्ट्रॉय होता रहता है। अब हर जो होता है वो डिस्ट्रॉय होता रहता है। तब मुझे बताओ हर 28 डे मतलब यानी बात करें तो 1 ईयर के अंदर कितना होगा, 1 ईयर के अंदर बात कर रहे हैं तो कितने हो जाएंगे हमारे 30 ओम जो है डिस्ट्रॉय हों। अब वो है कि फर्टिलाइज हो गए तो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, फिर वो प्रेगनेंसी कंसीव कर लेगा। तो मुझे बताइए ऐसे यदि 30-30 करते जाएंगे तो कितने ईयर पे, 30 ईयर पे जब फीमेल जो है 30 ईयर पे उसके क्या हो जाएंगे, 400 जो वर्म है वो पूरे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब मुझे बताओ जो साइकिल आई थी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल फर्स्ट डे पे आई थी, वो कब आई थी, लमसम आपके 13 ईयर या 15 ईयर जो आती है उस समय आ जाता है। अब वहां से लेकर के उसमें 30 ऐड कर देते हैं तो आप लमसम देख सकते हैं कि जो 43 या 45 तक आपका मेनोपॉज आ जाता है। यदि हम बात करते हैं यदि 30 ईयर पे आती है साइकिल आती है तो वहां से हम बात करके जो आगे हम यदि 30 दौड़ते हैं तो हमारी बात करते हैं लमसम 33 से 34 पे हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाती है। देखिए फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल का आना क्या कहलाता है, मिनार्की कहलाता है। क्या कहलाता है, मिनार्की कहलाएगा। और जो लेस्ट होगी उनको हम क्या कहते हैं, मिनोपोज। ये मिनोपोज हो जाता है लेस्ट, और फेस्ट जो आती है उनको हम क्या कहते हैं, मिनार की कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात हुई। अब दूसरी बात जो वो जो हमने बात की थी, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है तो उसमें क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन जो होता है उसमें जो स्टार्टिंग के जो डे होते हैं 14 डे वो क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं। लेकिन लेस्ट जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। ओवम जिस दिन से आया है उसके बाद में तो वो फिक्स है कि इतने दिन में आपकी साइकिल आएगी। ओवम जिस दिन से आपके फेलोपियन ट्यूब में आ गया तो उस दिन से फिक्स है कि हमारे क्या होगी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आएगी। लेकिन उससे पहले जो स्टेज होती है वो अनस्टेबल होता है। तो ये भी बात लिख देते हैं ताकि आपके काम आएगी। हम बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं स्टार्टिंग डे। जो स्टार्टिंग जो डे होते हैं ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज अनस्टेबल। वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। लेकिन जो आफ्टर ओव्यूलेशन, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखना। आफ्टर ओव्यूलेशन, आफ्टर ओव्यूलेशन जो होता है, जो आफ्टर ओव्यूलेशन जो होता है वो क्या होता है, स्टेबल कंडीशन। स्टेबल जो है, स्टेबल कंडीशन होगी। जो आफ्टर ओव्यूलेशन के बाद में क्या होगा, स्टेबल होगा, फिक्स होगी वो कि आपके इतने दिन पे साइकिल आएगी। लेकिन पहले वो फिक्स नहीं होता है। पहले जो होता है पता नहीं, अभी क्या पता किसी के लेट होती है कोई मेंस्ट्रुएशन साइकिल कि भाई ये 28 डे पे नहीं है, ये बाद में आई या पहले आई है। वो सब डिसाइड होता है उससे पहले कि फॉलिकल जो है सही नए तरीके से नहीं बना होगा, वो समझिया। लेकिन ओवम जिस दौरान आपके फेलोपियन ट्यूब में आ गए उस दिन से हमारे क्या रहती है, स्टेबल कंडीशन रहता है। तो ओव्यूलेशन के बाद जो डे हमारे क्या रहता है, फिक्स रहता है। उससे पहले हम फिर बात नहीं करते। इसलिए तो हम कहते हैं कि आपका ओव्यूलेशन कब हुआ था, जिस दिन आपके लेस्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल आई थी उनमें से हम 14 डे वापस माइनस करते हैं। तो देखिए ये भी मैंने क्या बात बोली है, लेस्ट मेंस्ट्रुएशन डे, लेस्ट मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है, लेस्ट मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है उनमें से हम कितने दिन घटा देते हैं, 14 डे। तब हमको पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल कंडीशन में मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब आती है, 28 डे पे आती है। हर 28 डे पे आती है, इसका मतलब 14 डे पे उसका क्या हुआ है, ओव्यूलेशन हुआ है। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है कि ग्रेविन फॉलिकल से ओवम का बाहर निकल के फेलोपियन ट्यूब में जाना। ठीक, अभी यहाँ पे ये बात हो गई। अब देखिएगा एक और कंडीशन यहाँ पे, ओव्यूलेशन के दौरान, ओव्यूलेशन के दौरान जो पेन होता है उनको कहते हैं कि मिटल मर्ज। पेन होता है उसको क्या कहते हैं, मिटल मर्ज कहते हैं। और ओव्यूलेशन के दौरान जो ब्लीडिंग होगी उनको क्या कहा जाता है, मिटल बर्ड्स कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन, ये बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिए, इधर देखिएगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक वर्ड आता है मिटल मर्ज।
मिटल मर्द का मतलब क्या होता है? पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो पेन होता है उनको तो हम क्या कहते हैं? मिटल मर्ज कहते हैं। और जिस दौरान ओव्यूलेशन के दौरान जब हमारा ओव्यूलेशन होता है उस समय यदि क्या हो रही है? ब्लीडिंग हो रही है तो उसको क्या कहते हैं? मिटल। देखो, मर्ज का मतलब होता है मारना। मारने से क्या होता है? पेन होता है। मर्ज का मतलब क्या होता है? मारना। और मारने पे क्या होता है? पेन होता है। तो इससे याद रखना, मिटल मर्ज वर्ड लिखा था मतलब पेन होता है। और दूसरा हमने बात की थी मिटल। मिटल क्या है? बर्ड्स। मिटल बर्ड्स। बर्ड्स का मतलब क्या होता है? ब्लीडिंग। बर्ड्स का मतलब क्या है? ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, सॉरी, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, सॉरी, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। मेंस्ट्रुएशन साइकिल लिख दिया था। देखिएगा, ओव्यूलेशन मैंने बोला ऐसा था, लिख दिया गलत होगा, सॉरी। हम बात करते हैं ओव्यूलेशन के दौरान जो भी जो पेन हो रहा है उसको तो हम क्या कहते हैं? मिटल मर्ज कहते हैं। और जो ओव्यूलेशन के दौरान जो ब्लीडिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? मिटल बर्ड्स कहते हैं। ठीक। अब एक चीज और समझना, ओव्यूलेशन को, जो ओव्यूलेशन हुआ या नहीं हुआ उनके लिए क्या होता है? हमारा टेस्ट होता है। उस टेस्ट को क्या कहते हैं? फेरेन टेस्ट। क्या बोला जाता है? फेरेन टेस्ट। हमेशा ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख दीजिए कि जो हम बात करते हैं कि जो ओव्यूलेशन होता है उनके लिए जो टेस्ट करते हैं उनका नाम क्या है? ऐसे क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखिएगा, उस टेस्ट का नाम क्या है? फेरेन टेस्ट। फेरेन टेस्ट करते हैं फॉर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के लिए जो किए जाने वाला जो टेस्ट होता है उनको क्या कहते हैं? फेरेन टेस्ट कहते हैं। यदि फेरेन टेस्ट क्या आता है? यस। यदि क्या आता है मुझे बताओ? यदि फेरेन टेस्ट यस आएगा इसका मतलब ओव्यूलेशन हो गया। नो आता है इसका मतलब ओव्यूलेशन नहीं हुआ। यदि क्या आ जाता है? यस आ जाता है इसका मतलब ओव्यूलेशन हो गया। और यदि ओव्यूलेशन फेरेन टेस्ट क्या आ रहा है? नो, इसका मतलब ओव्यूलेशन नहीं हुआ। नो ओव्यूलेशन मतलब ओव्यूलेशन अभी तक नहीं हुआ। ये कुछ जो थे इंपॉर्टेंट थे आज जो हमारी ऑब्स्टेट एंड गायनी की डेफिनेशन, और उनके बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल। फिर हम आगे जो और भी कंटिन्यू जो टॉपिक आता रहेगा उनसे रिलेटेड आपसे बात की जाएगी।